जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है 24 आवर्स डिफेंस में। आज एक बहुत ही स्पेशल सेशन होने वाला है। जी हाँ, आज का सेशन बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि कल से आप सभी एस्पिरेंट्स का जिनका भी जो आप सभी एफकैट एस्पिरेंट्स का एफकैट का एग्जाम है कल से। तो हम लेकर के आए हैं टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड जनरल नॉलेज क्वेश्चंस फॉर एफकैट 01 2023 एग्जाम्स। तो टॉप 50 वो क्वेश्चंस हम छाट करके लाए हैं जो कल के आपके एफकैट के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस जरूर फंसेंगे। तो आप इन 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फटाफट हमारे साथ चल के प्रैक्टिस कर लीजिए। और इस बार याद रखिएगा इस बार एफकैट क्लियर करना है। जी हाँ, इस बात को याद रखिएगा, इस बार एफकैट क्लियर करना है, इस बार एफकैट पार। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी which was introduced by OpenAI recently। तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? आप सब बताइए फटाफट, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? चैट जीपीटी इसको OpenAI ने बनाया है। इसका फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। आपको याद ही होगा कुछ दिनों पहले भार ओएस जिसको इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसको इंट्रोड्यूस किया है हमारे आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने। जी हाँ, इसको आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसको भी आप जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो जीपीटी का अर्थ ये है, और इसको किसने बनाया है? ओपन एआई ने। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इंडिया हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड नाइट ट्रायल्स ऑफ व्हिच न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली। हाल ही में भारत ने किस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का नाइट ट्रायल सक्सेसफुली कर लिया है? तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर 2 है अस्त्र, ऑप्शन नंबर सी है अग्नि 5, इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है अग्नि 6। तो इसमें से कौन सी मिसाइल है जिसका नाइट ट्रायल सक्सेसफुली हाल ही में किया गया है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो इसमें पृथ्वी मिसाइल दिया हुआ है, ये सरफेस टू सरफेस मार्क करने वाली मिसाइलें हैं। जी हाँ, सरफेस टू सरफेस। तो उसमें आपका पृथ्वी मिसाइल भी है, और सरफेस टू सरफेस मार्क करने वाली है अग्नि मिसाइल। ये अग्नि वेरिएंट जो भी है, ये भी सरफेस टू सरफेस मार्क करने वाली है अग्नि मिसाइलें आपकी। और आपकी जो एक और मिसाइल आपकी है प्रहार मिसाइल। जी हाँ, प्रहार मिसाइल वो भी आपकी सरफेस टू सरफेस मार्क करने वाली मिसाइलें हैं, प्रहार मिसाइल। तो इन 3 पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा। और तो इसमें से सही उत्तर है आपका अग्नि 5 मिसाइल। इंडिया ने अभी हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सक्सेसफुली ट्रायल किया हुआ है। तो इसमें से सही उत्तर है अग्नि 5 मिसाइल। और याद रखिएगा दोस्तों, अग्नि 5 भी जो है आपका एक सरफेस टू सरफेस मार्क करने वाली मिसाइल है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पृथ्वी 2 मिसाइल इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 1 है, जिसमें से पहला पॉइंट है इट इज अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। पॉइंट नंबर 2 है इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ऑप्शन नंबर 3 है इट हैज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ अराउंड 100 किलोमीटर। तो इन तीनों में से सही पॉइंट्स कौन से हैं? इन तीनों में से सही पॉइंट क्या है पृथ्वी 2 के बारे में? इन तीनों स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट क्या है पृथ्वी 2 के बारे में? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 1 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से सही करेक्ट पॉइंट कौन से हैं पृथ्वी 2 के बारे में? करेक्ट स्टेटमेंट। तो पृथ्वी 2 के बारे में आप जान लीजिए, पृथ्वी 2 की टेस्टिंग हाल ही में चांदीपुर में हुई थी। जी हाँ, पृथ्वी 2 की टेस्टिंग हाल ही में चांदीपुर में हुई थी। ये चांदीपुर आपका कहां स्थित है? उड़ीसा में। चांदीपुर आपका उड़ीसा में स्थित है। और ये बात भी आप याद रखिएगा कि पृथ्वी 2 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, या एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसके बारे में जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं,
कि इट इज अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, तो ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इट हैज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ अराउंड 100 किलोमीटर, तो ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। तो अब आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is correct about a hypersonic missile? Option number A, it has a speed of 3 Mach. Option number B, it has a speed of 125 Mach. Option number C, it has a speed of more than 5 Mach. Option number D, BrahMos 1 is a hypersonic cruise missile. तो दोस्तों आपने सुना ही होगा सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। तो ये तीन वेरिएंट्स होते हैं। तो ये जो होते हैं, ये जो सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हैं, ये मिसाइल की स्पीड को मेजर करने के लिए एक मानक होते हैं, एक तरह से समझ रहे हैं आप दोस्तों। तो एक नंबर होता है मैक नंबर, तो जिसकी मदद से हम फाइटर क्राफ्ट या मिसाइल्स की स्पीड को मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं मैक नंबर। तो दोस्तों ये मैक नंबर होता है, इसकी मदद से हम मिसाइल्स या फाइटर क्राफ्ट्स वगैरह की स्पीड्स को मेजर करते हैं। तो ये होता है वो मैक नंबर। और याद रखिएगा हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती हैं, ये आपकी 5 मैक से ज्यादा की स्पीड की होती है। तो इट हैज द स्पीड ऑफ मोर देन 5 मैक। तो इसका सही उत्तर ये है दोस्तों। ये दोनों उत्तर भी सही नहीं होंगे। और ये जो ब्रह्मोस 1 के बारे में यहां बताया जा रहा है, तो ब्रह्मोस 1 एक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, है ना। ब्रह्मोस 2 जो आने वाली है, जो नया मॉडल आने वाला है 2, ब्रह्मोस 2, तो ये आपकी एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। इसको एक हाइपरसोनिक के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। B-21 रेडर विच वाज इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री? B-21 किस देश से संबंधित है, जो हाल ही में न्यूज में जिसकी चर्चा हो रही है? ऑप्शन नंबर ए यूएसए से, या बी रशिया, सी यूक्रेन, डी इजराइल। तो B-21 रेडर किस देश से संबंधित है? फटाफट आप सभी इसका आंसर दीजिए। किससे संबंधित है B-21 रेडर? तो B-21 रेडर आपका यूएसए से संबंधित है। जी हाँ, ये एक बॉम्बर है B-21 रेडर, ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया recently conducted maiden trilateral exercise with the navies of which two countries? तो दोस्तों ये ट्राइलेटरल शब्द आप देख रहे हैं, मतलब 3 देशों के द्वारा कंडक्ट किया गया हो, तो मतलब ट्राइलेटरल। तो इंडिया ने रिसेंटली किन 2 देशों के साथ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट करी है? तो किन दो देशों की नेवीज के साथ? तो आप इसको देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए मडागास्कर एंड तंजानिया, बी मोजाम्बिक एंड तंजानिया, सी इजिप्ट एंड मलेशिया, डी मलेशिया एंड सिंगापुर। तो इसमें से सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो आप पहले ये पॉइंट जान लें, इस एक्सरसाइज का नाम है, जो एक्सरसाइज इंडिया ने दो देशों की नेवीज के साथ कंडक्ट किया था, इसका नाम है IMT। जी हाँ दोस्तों, इसको नोट कर लें, इसका नाम है IMT, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। अब आप गौर से देखिए इन तीनों अल्फाबेट्स को, IMT, I फॉर इंडिया और T फॉर तंजानिया, तो क्लियर है। पर अब ये दोनों ऑप्शन इससे एलिमिनेट हो गए इसको देखने के बाद। पर M फॉर क्या होगा, मोजाम्बिक या मडागास्कर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मोजाम्बिक। जी हाँ, भारत ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ IMT नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी अभी हाल ही में। तो ये आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल लोकेटेड? तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी सोनमार्ग में, ऑप्शन नंबर सी वेरेंगते में, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल आपका गुलमार्ग में स्थित है। जी हाँ, ये गुलमार्ग में स्थित है, कश्मीर में। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल आपका गुलमार्ग में स्थित है, कश्मीर में। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों ही ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और आप इसके साथ ये भी याद रखिएगा, जो इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी, यहाँ आपका जंगल वॉरफेयर स्कूल
स्थित है, तो इसको आप याद रखिएगा। यहां आपका जंगल वॉरफेयर स्कूल स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जहां है। और इसके साथ आप याद रखिएगा AFMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, ये आपका पुणे में स्थित है। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज ये आपका पुणे में स्थित है। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च जो है आपका लेह में स्थित है, लेह लद्दाख में स्थित है। और आप इसके साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा, आर्मी वॉर कॉलेज, आर्मी वॉर कॉलेज ये आपका मऊ में स्थित है। ये मऊ कहां, मऊ यानी मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के मऊ में स्थित है आर्मी वॉर कॉलेज। और मऊ से आपको याद आ रहा होगा कि मऊ में भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम भी स्टैब्लिश किया गया है मऊ में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। INS मोरमुगाओ, द नेवीज न्यू गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर गॉट कमीशन एट। तो INS मोरमुगाओ कहां कमीशन हुआ? ऑप्शन नंबर ए दिया है गोवा में, बी वाइजैक में, सी कोची में, डी मुंबई में। तो इसमें से इसका सही उत्तर है डी मुंबई में। INS मोरमुगाओ अभी हाल ही में मुंबई में कमीशन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। C295 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? C295 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस राज्य की अगर बात करें तो ये वो राज्य है जहां C295 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया गया है, जहां अभी ने हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हर स्टार्ट नाम का एक कैंपेन स्टार्ट किया है। तो अब आप इससे समझ जाइए कि ये कौन सा राज्य है। यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हर स्टार्ट नाम का कैंपेन स्थापित किया है। तो ये स्टेट है गुजरात। गुजरात में C295 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ NCC? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर बी है इंटीग्रिटी एंड डिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर सी बी प्रिपेयर्ड, ऑप्शन डी नॉट मी बट यू। तो इसमें से NCC का मोटो क्या है? तो आप ऐसा जानते ही होंगे कि NCC के फाउंडर HN कुंजू जी हैं। NCC के फाउंडर HN कुंजू जी को माना जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। HN कुंजू जी को NCC का फाउंडर भी माना जाता है। और NCC का मोटो क्या है? NCC का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये है आपका NCC का मोटो, तो इसको याद रखिएगा बिल्कुल। What was the theme of Defense Expo held in Gujarat recently? गुजरात में जो डिफेंस एक्सपो हो रहा है उसका थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये वन अर्थ नहीं, वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये आपका G20 का थीम है। ये G20 का थीम है जिसकी अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। तो डिफेंस एक्सपो का थीम क्या है? तो डिफेंस एक्सपो का थीम है पाथ टू प्राइड। पाथ टू प्राइड डिफेंस एक्सपो जो कि अभी गुजरात में हो रहा है, इसका थीम पाथ टू प्राइड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Nizam of this princely state was first to accept subsidiary alliance. It became part of India in 1948. An operation named as Operation Polo was carried out with the help of police. Guess the name of this princely state. तो इस princely state का नाम क्या है? जूनागढ़ है, कश्मीर है, या सी हैदराबाद है, या डी सौराष्ट्र है। तो इसमें से सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो आप जैसा कि जानते हैं ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो से आपको याद आया होगा कि इंडियन आर्मी ने रिसेंटली टर्की में जो ऑपरेशन कर रहा है उस ऑपरेशन का नाम क्या है? उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन दोस्त है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। कहां चलाया था? यूक्रेन में।
ऑपरेशन गंगा भारत ने यूक्रेन में चलाया था। और इसी के साथ भारत ने एक ऑपरेशन कैक्टस भी किया था। कहाँ किया था? मालदीव्स में। और इसके साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा, ऑपरेशन कुकुम्बर। ऑपरेशन कुकुम्बर कहाँ किया था? ऑपरेशन कुकुम्बर अंडमान एंड निकोबार में किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये जो ऑपरेशन पोलो है ये हैदराबाद में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है इस क्वेश्चन का सी, हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली विथ कंट्री इंडियन नेवी हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो किस नेवी के साथ, इंडियन नेवी ने किस देश की नेवी के साथ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का एग्रीमेंट साइन किया है? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलियन नेवी, बी रॉयल न्यूजीलैंड नेवी, सी यूएस नेवी, डी फ्रांस नेवी या फ्रेंच नेवी। तो इसमें से सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसमें से सही उत्तर है बी, रॉयल न्यूजीलैंड नेवी। रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के साथ भारत ने वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का एग्रीमेंट साइन किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who is the first woman air marshal to be awarded Padma Shri? ऑप्शन नंबर ए है पद्मा बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी दिव्या अजीत कुमार, ऑप्शन नंबर सी पुनीत अरोड़ा, ऑप्शन नंबर डी अंजना भदौरिया। तो इसका सही उत्तर है पहली वुमेन एयर मार्शल जो पद्मश्री से सम्मानित की गई हैं, ऑप्शन नंबर ए पद्मा बंदोपाध्याय। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड एलसीएच प्रचंड? किस ऑर्गेनाइजेशन ने एलसीएच प्रचंड डेवलप किया है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? पहले तो आप जान लीजिए दोस्तों कि ये दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर है जो कि 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर ऊपर ही टेक ऑफ कर सकता है, यानी लैंड कर सकता है। तो ये एलसीएच प्रचंड की एक खासियत है। और इसको डेवलप किया है, क्या इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है? नहीं। जीआरएसी ने? नहीं। भेल ने, बीएचईएल ने? नहीं। इसको हैल ने डेवलप किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। तो आपका सही उत्तर है हैल। एलसीएच प्रचंड को हैल ने डेवलप किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who was the first Indian fast bowler to achieve number 1 ranking in ODI? भारत का पहला फास्ट बॉलर जिसने ओडीआई के रैंकिंग में प्रथम रैंक हासिल किया था, वो हैं आपके कपिल देव। जी हाँ, कपिल देव आपके भारत के पहले फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने ओडीआई में पहला रैंक हासिल किया था। अगर करंट की बात की जाए तो एमडी सिराज, मोहम्मद सिराज है शायद, मोहम्मद सिराज, पर इसका सही आंसर है कपिल देव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which country has hosted the U19 Women World Cup recently? ऑप्शन नंबर ए साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने हाल ही में U19 वुमेन वर्ल्ड कप रिसेंटली होस्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्यूनो नेशनल पार्क विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज इन? क्यूनो नेशनल पार्क जो भी हाल ही में न्यूज में दिखाया जा रहा है, ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो क्यूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश से आपको क्या याद आया? भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम भी कहाँ स्थापित हुआ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मऊ में। तो इस सब पॉइंट्स को मध्य प्रदेश से रिलेटेड आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन वीक वन लैब कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय। वन वीक वन लैब कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ऑप्शन नंबर ए डीआरडीओ, बी सीएसआईआर, सी नीति आयोग, डी इसरो। तो वन वीक वन लैब कैंपेन सीएसआईआर द्वारा लॉन्च की गई थी। जी हाँ, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड वाज गिवन इन विच ईयर?
पहला ऑस्कर अवार्ड किस साल में दिया गया था? तो वो साल है 1929। इसको याद कर लीजिए कि पहला ऑस्कर अवार्ड 1929 में दिया गया था। Who was the first person awarded Bharat Ratna posthumously? ए इंदिरा गांधी, बी अब्दुल गफ्फार खान, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें से सही उत्तर क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी हैं जिनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who is the only sportsman to have won the Khel Ratna Award for two sports discipline? Who is the only sportsman to have won the Khel Ratna Award for two sports discipline? A. पंकज अडवाणी, बी विश्वनाथन आनंद, सी अभिनव बिंद्रा, डी बीसी सुरेश। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंकज अडवाणी। ये बिल्कुल सही उत्तर है, तो इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who is the first recipient of दादा साहब फाल्के अवार्ड? ए अमिताभ बच्चन, बी देविका रानी, सी देव आनंद, डी राज कपूर। तो इसका उत्तर है बी देविका रानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who was the first cricketer to win अर्जुना अवार्ड? ए सलीम दुर्रानी, ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर सी कपिल देव, ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली। तो पहला क्रिकेटर कौन है जिसने अर्जुन अवार्ड जीता? तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने अर्जुन अवार्ड को जीता है, पर पहला क्रिकेटर जो है वो सलीम दुर्रानी है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सलीम दुर्रानी, जिन्होंने पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who composed the Golden Globe Award winning song नाटू नाटू? ये हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू के बारे में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, काफी ज्यादा न्यूज पे है। तो इसको किसने कंपोज किया है? ऑप्शन नंबर ए है MM कीरवानी, ऑप्शन नंबर बी है राहुल सिपलिंगंज, ऑप्शन नंबर सी है शंकर महादेवन, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, MM कीरवानी ने सॉन्ग नाटू नाटू को कंपोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज अ बुक रिटन बाय। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है सोनिया गांधी, ऑप्शन नंबर बी है LK आडवाणी, ऑप्शन नंबर सी है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर डी है बेनजीर भुट्टो। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही उत्तर है, नेल्सन मंडेला। जी हाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who is the author of the book रजा तरंगिणी? रजा तरंगिणी बुक के ऑथर कौन है? ऑप्शन नंबर ए वान भट्ट, ऑप्शन नंबर बी कल्हना, ऑप्शन नंबर सी कालिदास, ऑप्शन नंबर डी सोमदेव। इनमें से कौन रजत रंगिनी के ऑथर हैं? तो इसका सही उत्तर है बी कल्हना रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज द हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इज लोकेटेड? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी कोची, सी कोलकाता, डी विशाखापत्तनम। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में स्थित है। तो इसको याद कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेम द इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन ड्यूरिंग कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1999। इंडियन एयरफोर्स ने वो कारगिल युद्ध के दौरान जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम क्या था?
ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑपरेशन सफेद सागर, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन मेघदूत, सी ऑपरेशन टाइगर हिल, ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन जीवन रक्षक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑपरेशन सफेद सागर। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था कारगिल युद्ध के दौरान। और इसी से आपको क्या याद रखना चाहिए, इसी से आपको याद रखना चाहिए ऑपरेशन कैक्टस जो कि इंडिया ने मालदीव्स में किया था। इसी से आपको ऑपरेशन कोकम्बर के बारे में भी याद रखना चाहिए, जो कि आर्मी की घातक टीम ने अंडमान एंड निकोबार में किया था। और अभी हाल ही में चल रहे टर्की में जो ऑपरेशन दोस्त, तो इन सब पॉइंट्स को भी बारीकी से आप जहन में डाल लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which country is the host of 27th Conference of the Parties to the UNFCCC? ऑप्शन नंबर ए है इजिप्ट, बी है यूएई, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है ब्राजील। तो इसमें से सही उत्तर है इजिप्ट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका इजिप्ट, मिस्र बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसको आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the minimum age for being elected as the President of India? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में चुने जाने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 40 इयर्स, बी 35 इयर्स, सी 30 इयर्स, डी 25 इयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मिनिमम एज 35 इयर्स होनी चाहिए चुने जाने की। तो इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who holds the power to increase the number of judges in Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर जजेस की तादाद बढ़ानी हो तो इसकी पावर किसके हाथ में है? क्या इसकी पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में है? क्या इसकी पावर हमारी देश की संसद के हाथ में है? क्या ऑप्शन नंबर सी दिया है कि इसकी पावर हमारे देश की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में है? ऑप्शन नंबर डी दिया है इसकी पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। इसकी पावर किसके हाथ में है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है कि पार्लियामेंट इस पावर को होल्ड करती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ानी हो तो उसकी पावर पार्लियामेंट के हाथ में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। A right issued to secure the release of a person found to be detained illegally is ऑप्शन नंबर ए प्रोहिबिशन, ऑप्शन नंबर डी certiorari, ऑप्शन नंबर सी habeas corpus, ऑप्शन नंबर डी mandamus। तो इसमें से सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी habeas corpus। जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following constitutional authorities inquiries and decides in case of doubts and disputes arising out of election of the president and vice president of India? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी द पार्लियामेंट्री कमेटी, ऑप्शन नंबर सी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is not a fundamental duty of Indian citizens? Which of the following is not a fundamental duty of Indian citizens? इसमें से इंडियन सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर बी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी रेस्पेक्टिंग विमेन, ऑप्शन नंबर डी टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये भारतीय नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको विमेन की रिस्पेक्ट नहीं करनी। तो विमेन रिस्पेक्ट करनी है, पर ये हमारी भारतीय नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which country has become the first in the Pacific to host World Hindi Conference?
ऑप्शन नंबर ए है द मार्शल आइलैंड्स, ऑप्शन नंबर बी फिजी, ऑप्शन नंबर सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी है किरीबती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फिजी। फिजी इसका सही उत्तर है, फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following articles of the Constitution of deals with the Uniform Civil Code? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 43, ऑप्शन नंबर बी है, या ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 45 है, या ऑप्शन नंबर डी है आपका आर्टिकल 46। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, आर्टिकल 44 है वो आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। The Attorney General of India is appointed by whom? Attorney General of India किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, या बी लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, या सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, या डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इस बात को याद कर लें आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ। आर्टिकल 76 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एसोसिएटेड है। आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन नंबर ए इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो ये एसोसिएटेड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द अपोजिशन पार्टी स्टेटस इज अकॉर्डेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी इन लोकसभा ओनली इफ इट कैप्चर्स एट लीस्ट ए 5% सीट्स, बी 10% सीट्स, सी 15% सीट्स, डी 20% सीट्स। तो इसमें से सही उत्तर है बी 10% सीट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर डी स्टेटरी एक्ट्स। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फंडामेंटल राइट्स। ये सभी भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्ट द वर्ड सेकुलर was inserted into the Constitution of India? By which of the following amendment act of the word secular was inserted into the Constitution of India? Secular word Constitution of India में किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 44th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी 452 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी 34th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर डी 42 अमेंडमेंट एक्ट। तो 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सेकुलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंसर्ट किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेंबर कंट्रीज ऑफ नाफ्ता आर, ऑप्शन नंबर ए यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको, ऑप्शन नंबर बी कनाडा एंड मेक्सिको, ऑप्शन नंबर सी यूएसए एंड कनाडा, ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना एंड ब्राजील। तो इसका सही उत्तर है यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन इंडिया द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973। इन इंडिया द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who was the first Indian to receive the Raman Magsaysay Award for his contribution to community leadership? ऑप्शन नंबर ए बाबा आमटे, ऑप्शन नंबर बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर डी अरविंद केजरीवाल।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who was not only Sri Lanka's first woman prime minister but also the first woman prime minister in the world? ऑप्शन नंबर ए सिरिमावो बंदरानाइके, ऑप्शन नंबर बी उपेक्षा स्वर्णावली, ऑप्शन नंबर सी रोजी सेनानाइके, ऑप्शन नंबर डी अचंद्रिका कुमारतुंगा। तो इसमें से सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिरिमावो बंदरानाइके। तो ये आपकी श्रीलंका के पहली प्राइम मिनिस्टर रही हैं और दुनिया की भी पहली प्राइम मिनिस्टर रही हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स हेल्ड? पहला खेलो इंडिया गेम कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी में, ऑप्शन नंबर बी पुणे महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी पंचकुला में। तो पहला खेलो इंडिया आपका दिल्ली में हुआ था। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, पहला खेलो इंडिया आपका दिल्ली में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुंदरी इज वेल नोन स्पेसीज ऑफ ट्रीज इज फाउंड इन? सुंदरी कहाँ पाया जाता है? ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, बी हिमालयन माउंटेन्स में, सी ट्रॉपिकल डिसाइडुअस फॉरेस्ट में, डी मैंग्रोव फॉरेस्ट में। तो इसका सही उत्तर है मैंग्रोव फॉरेस्ट में, डी इसका सही उत्तर है। विच इज लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए है कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है कावेरी, ऑप्शन नंबर डी है महानदी। तो इसमें से सही उत्तर क्या है? भारत की सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है आपका गोदावरी। गोदावरी इंडिया की लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्त करने जा रहे हैं। Which of the following technology companies has launched a platform that displays flood forecast, namely Flood Hub? तो इसका आंसर है गूगल। जी हाँ, गूगल ने लॉन्च किया। तो इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास खत्म हो गई है। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन काफी बढ़िया लगा होगा। तो इन 50 क्वेश्चंस को जैसे भी बताया है और इनसे रिलेटेड जितने भी हम लोगों ने पॉइंट्स को टच किए हैं उन सारे पॉइंट्स को भी आप याद कर लीजिएगा। और कल के एग्जाम में या आने वाले अब जो एग्जाम आपके कल से शुरू होने जा रहे हैं एफकेट के, तो इसमें आप बिल्कुल से आग लगा दीजिए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल से आग लगा दीजिए और इसमें एकदम बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म करने की कोशिश करिएगा और डर को डरा दीजिएगा, डरिएगा मत। तो चलिए अब नेक्स्ट इसी तरह के धमाकेदार सेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।